तो बेटा अब आप लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अगर डाटा गिवन हो तो आपने उससे क्लास बाउंड्रीज बनाना सीख ली हैं। अब इन क्लास बाउंड्रीज का आप इंटरवल भी उसे बता सकते हैं, इन क्लास बाउंड्रीज से आप उसे मिड पॉइंट भी बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो हमने पहले से सीखा हुआ है। लेकिन अब हम लोग चलते हैं कि हमने इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसीज कैसे बनानी है। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया करते थे, और अब हम लोग देखेंगे कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो उसकी मदद से हम लोग एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है बेटा कि जैसे मैंने आपको फ्रीक्वेंसी पढ़ाई, फ्रीक्वेंसी के बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी रिवर्सल बता दिया कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आपने उससे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, बताएं कैसे फाइंड करते हैं जी। सर वो तो मल्टीप्लाई करते थे। किसको, किसके साथ? अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और टोटल कर देंगे सर, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई टोटल फ्रीक्वेंसी। शाबाश, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। और अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि वैसे तो आपको वो टोटल फ्रीक्वेंसी बता देगा, लेकिन इन केस अगर वो आपको टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं बता रहा तो आपने टोटल 100 अज्यूम कर लेना है। ओके, इन केस ओके सर। आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चाहिए, आपने कन्वर्ट करना है उसको, तो ऐसी सिचुएशन में आप टोटल को 100 अज्यूम कर लीजिएगा, और तो 100 को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और ये बातें आपने भूलनी नहीं है, ये आगे बहुत ज़्यादा यूज होंगी। अच्छा, अब ओके सर। हम लोगों ने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कि दो तरह से होती है, लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि लेस देन है या मोर देन है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या मोर देन? लेस देन। तो लेस देन के लिए मेरे ख्याल से तो आपके माइंड में वो 4 पॉइंट्स घूम जाने चाहिए थे। यस सर। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, और ये हमने देखा असेंडिंग ऑर्डर, तो पता चल गया कि भाई ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्या, फर्स्ट क्लास ऑफ इक्वल क्या टू कि फर्स्ट भाई क्लास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्लास वैल्यू इक्वल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फर्स्ट क्लास ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हमने पढ़ा था कि फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो भाई यहाँ पर तो 3 लिख दो ना। डन, मिल गई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है बेटा, इससे पहले आप लोग ऐड किया करते थे। आप देखें ना, ये देखें, इससे पहले आप 5 में ऐड करते थे 7 तो वैल्यू आती थी 12, राइट? यस सर। बेटा अब रिवर्सल जा रहे हो तो फिर सब्ट्रैक्शन करोगे। यस सर। लेकिन सब्ट्रैक्शन किसकी? टू कंसेक्टिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की सब्ट्रैक्शन। यस सर। टू कंसेक्टिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की सब्ट्रैक्शन। 7 आ तो जाएगा सर। 10 में से 3 माइनस करें तो फिर 7 फिर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का डिफरेंस 8 नुमान हमारे यहाँ 5 होता है वैसे। सर। वो इनको ऐड सर नहीं उसने वो करेंगे? पहले से निकाल के रखे होंगे, वही देख के बता रहा होगा ये। नहीं, वो मैंने पहले को ऐड बेटा कर दिया ना 13। बेटा ये देखो 10 वो और मैंने भी 15, निकाली थी। 10 और 15 का डिफरेंस, और ये फ्रीक्वेंसीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती। पता चले नुमान भाई हमने इधर -5 लिख दिया क्योंकि 10 - 15 इज इक्वल टू -5, तो हम कहेंगे भाई -5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। नेगेटिव में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं होती। फिर 15 और 22 का डिफरेंस देखें, 7। फिर 22 और 30 का डिफरेंस देखें, 8 फिर 30 और 35 का डिफरेंस। 5 तो ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं। बस इतना सा इज इक्वल काम टू है। 35। तो क्या ये मुश्किल काम है?
नो सर। अब अगर इन्हीं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो देखें क्या यही वैल्यूज आती हैं जो हमने लिखी हुई हैं। यस सर। जी नोमान, सर ये मुझे समझ नहीं आई सर। क्या इसमें समझने वाली वैसे कोई बात नहीं थी। 3 एज इट इज लिख दिया, उसके बाद बेटा डिफरेंस लेते जा रहे हैं वैल्यूज का और सामने लिख रहे हैं। हाँ, अब इसमें समझने लिखते जाओ वाली लिखते बात जाओ। कहाँ पे थी? ये एक मेथड है जो मैंने तुम्हें बता दी है। हाँ ठीक है सर। ठीक तो नहीं है यार, ये 5 तो 5 ही तुमने लिख दिया। अब इस 5 में तुमने 7 ऐड किया तो 12 बना था। जी सर। तो बेटा ये 7 मैंने फाइंड करना हो तो ये 5 12 के साथ माइनस नहीं हो जाएगा? मैं क्या लिखूंगा, 12 माइनस 5, तो 7 आ जाएगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। जी सर। अच्छा ये देखो, ये यहाँ से तो मैंने ये गलत तुमसे कहा था कि दोनों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ले लो, तो 5 और 12 का डिफरेंस लो, 7 आ गया। अब 12 में 4 ऐड किया तो 16 बना, तुमने यूं लिखा 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। अब अगर ये 4 फाइंड करना हो तो 16 माइनस 12 करोगे तो 4 आ जाएगा। यस सर। तो बेटा मैंने यही नहीं कहा कि इन दोनों का डिफरेंस अगली क्लास की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। सर वो एक्चुअली ना फ्रीक्वेंसी में जब हमने पहले निकाली थी तो वो दो तो कंसेक्टिव क्लासेस को हमने ऐड कर दिया था, तो वो अच्छा वही कॉन्सेप्ट घूम रहा था अच्छा, सर। मेरी बात सुन बेटा, पहले मैंने रिवर्सल भी नहीं बताया था तुम्हें, रिवर्सल में अब नहीं बता रहा तुम्हें। यस सर। और आगे समझ। अच्छा अब सुन, एक्चुअल में अगर तुम प्लस करते जा रहे हो तो रिवर्सल में माइनस नहीं होता रहता? जी तो सर। रिवर्सल में मैं कैसे फिर से ऐड करूं? ओके सर। चव्वलपन करने लग जाते हो तुम भी। तुम कहते हो मैं अकेला रह क्यों गया हूं, हैं? पागल लड़का। अच्छा, फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखने के बाद 2 कंसेक्टिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस लेते जाओ। डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट क्लास की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी हमारे पास। तो 10 और 5 का डिफरेंस 5, तो वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। 15 और 20 का 2 का डिफरेंस 7, तो वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे भाई 15 में 7 ऐड करूंगा तो 22 बनेगा ना? हाँ नहीं बनेगा ना बेटा? 15 में 7 ऐड करने से 22 नहीं बनता? बनता है सर। तो खुदा के ऐसा बंदो क्यों नहीं हाँ बनता? ना कुछ तो कर दो, तुम तो ऐसे सोच में पड़ गए हो, पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया है। सर हम ये सोच रहे थे कि वो बताएगा, हम तो पता था। वो अनुमान की बात हुई है सर। यस सर। और 22 में क्या ऐड करें कि 30 बन जाए? 8। 8। 8, तो भाई 8 इसीलिए तो लिखा हुआ है। भाई यूं समझ लो ना कि 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 22। तो मैंने बस डायरेक्ट यहाँ से बता दिया था कि दोनों का डिफरेंस ले लो। यस सर, वो इसी वजह से कंफ्यूज हो गया। नुमान की समझ तो नहीं आ गई ना तुम्हें? यस सर आ गई है सर। वो पहले मैं आपको बताता हूँ कंफ्यूजन कहाँ से हुई, कि जब वो हमने फ्रीक्वेंसी से जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बनाई थी तो टू कंसेक्टिव को हमने ऐड किया था। तो अच्छा वो मेरे जहन में यही था कि इन दोनों को अब ऐड करके इनको उसमें से माइनस करना एक होगा, तो मिनट ना, इसलिए वो एक क्वेश्चन। मिनट। ऐड किया था तो वो तो एक्चुअल रास्ते पे जब चल रहे थे, और जब वापसी जाएंगे फिर तो सब्ट्रैक्ट करते हुए जाएंगे ना? यस सर, वो बस यही अच्छा चीज अब क्लियर करनी अब थी। अब ये देखिए, ये जिस तरह से ये रोड बना हुआ होता है, तुम्हें पता है कि ड्राइविंग लेफ्ट हैंड साइड पे की जाती है? हाँ, ड्राइविंग लेफ्ट हैंड साइड पे होती है ना? यस सर। अच्छा मुझे लगता है तुम्हें ये भी नहीं पता।
नेक्स्ट, अब हमें कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है, लेकिन वो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमारे पास मोर देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो अगर इनको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमें पता होता है कि भाई लास्ट क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। पता है? यस सर। लास्ट क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी और फर्स्ट क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया है? 3। तो ये 3 इधर लिख दो, ये इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई। फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 7। इन दोनों का डिफरेंस 5। इन दोनों का डिफरेंस 7। और फिर इन दोनों का डिफरेंस 8 और 5, तो 5 ही आएगा हमारे पास। जी सर। तो ये इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बन गई है हमारे पास। तो अब कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए 2 कंसेक्टिव कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस ले लिया जाता है। अब इशू यहाँ पर आता है कि जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया 3 आया तो मैंने ऊपर वाले पोर्शन में लिखा, और जब मैंने इन दोनों के डिफरेंस लिए और डिफरेंस 8 आया तो मैंने नीचे वाली वैल्यू में लिखा। ये क्या तमाशा है ना? मजाक नहीं चल रहा है ना? ऐसा इशू कि भाई ठीक है डिफरेंस तो लें, लेकिन ऊपर वाली लाइन में लिखें या नीचे वाली लाइन में लिखें, तो हमेशा ग्रेटर वैल्यू के सामने उसका डिफरेंस लिखा जाता है। हमेशा जब 2 वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस लेते हो ना, तो 2 वैल्यूज में से एक स्मॉलर है एक ग्रेटर है, तो हमेशा ग्रेटर के सामने जाके लिखेंगे। अब देखें इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 7 है, मैं 15 के सामने नहीं लिखूंगा। इनमें से ग्रेटर कौन है? 22। तो मैंने 22 के सामने लिखा है। तो ये 22 जिसकी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 7 है। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? 5। 5 को 20 के सामने नहीं लिखना। किसके सामने लिखना है? ग्रेटर वैल्यू के सामने। ग्रेटर वैल्यू के सामने। 25। ओके ओके। तो अगर आपको Yes. ये याद हो जाए ना कि आपने हमेशा ग्रेटर वैल्यू के सामने डिफरेंस रखना है, फिर चाहे लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो चाहे मोर देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, आप इजीली उसे आंसर कर सकते हैं। डन? यस सर। यस सर, ये पॉइंट अच्छा है, इससे क्लैरिटी हो जाती है। जी क्या कह रहे हो? सर बोल रहे इस पॉइंट से सही क्लैरिटी हो जाती है ग्रेटर वैल्यू के साथ में। अच्छा अब देखो 14 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 18। अब 14 के सामने लिखा हुआ है, 32 के सामने लिखा हुआ है। 32 सर। तो देखो रूल बताने से पहले ही मैंने उसको वैसे ही लिखा हुआ है। अब जैसे मुझे 48 और 50 कब समझ लग गई थी, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, कितना आता है? 2। तो क्या 48 के सामने लिखा है मैंने? नो सर, 50 कहाँ पे सर। लिखा हुआ है? 50 के सामने, ग्रेटर वैल्यू के सामने। ओके ओके सर। ओके सर, गॉट इट। चलें क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें जल्दी से, फिर मुझे पता चलेगा यू गॉट इट और नॉट। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके दें। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो आपने इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही था ना, और साथ में लिख दिया अपर क्लास बाउंड्रीज और कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेस देन। भाई अगर ये ना भी बताता तो पता चल रहा था 1, 7, 14, 24 इनके ऑर्डर से पता चल गया लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये हमें पता है कि लेस देन कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपर क्लास बाउंड्रीज गिवन होती हैं। तो अगर मैं इनको फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करूं तो मैं 1 तो एज इट इज़ लिख दूंगा, उसके बाद मैं 1 और 7 का डिफरेंस 6 7 के सामने लिखूंगा, 14 और 7 का डिफरेंस 7 14 के सामने लिखूंगा,
24 और 14 का डिफरेंस 10 यहाँ पर आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 14, उसके बाद 9, 9 के बाद फिर से 9 और फिर 5 और 5 लास्ट 3, ये इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज बन जाएंगी। सबको क्लियर? यस तो जो क्लास Yes, sir. बाउंड्रीज, तो हर क्लास की अपर क्लास बाउंड्री तो जैसे गिवन है वैसी आ जाएगी, और अगर नेक्स्ट क्लास की बात करें तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री बन जाएगी 0.35, और ये क्लास बनेगी 0.35 टू 0.65, ये बनेगी 0.65 टू 0.95, फिर 0.95 टू 1.25, और इसी तरह आप करते गए, लास्ट में आपने लिख दिया 2.75 टू 3.05। क्या आपने ऐसे ही किया? Yes, ऐसे- sir. और आपके पास ये जो क्लास है ना, ये ओपन एंड क्लास आ गई है। अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो आप नेक्स्ट क्लास का क्लास इंटरवल फाइंड करें तो वो आपके पास आ रहा है 0.3, जो क्लास इंटरवल आ रहा है, ऐसा ही है। Yes, sir. तो Yes, sir. यही क्लास इंटरवल फर्स्ट क्लास का होना चाहिए, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0.05 से हो जाएगा, तो ये इसकी क्लास बन जाएगी। जी बेटा, ओके। Okay, sir. यस ये सारा हमारे पास था डाटा को रिप्रेजेंट करने का, ये मेथड्स। रॉ फॉर्म में डाटा था, एग्रीगेटेड में लेकर आए, एग्रीगेटेड से सबसे पहले हम लोगों ने उसे अरे ऑफ डाटा में कन्वर्ट किया, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डाटा आया तो उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने उसकी क्लासेस के साथ बहुत ज़्यादा वर्किंग की, फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसीज के साथ हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सीखा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीखा, फिर इन तमाम की हमने रिवर्सल भी देखे कि इन तमाम के रिवर्सल्स कैसे कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो ये इशू आया था क्लासेस के अंदर कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, हमें एक्चुअल वैल्यूज़ का पता नहीं चलता। अब जैसे मुझे ये पता चल रहा है कि 85 से 100 5 वैल्यूज़ हैं, 55 से 70 7 वैल्यूज़ हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वो 7 वैल्यूज़ कौन सी हैं, वो 5 वैल्यूज़ कौन सी हैं, मतलब एक्चुअल वैल्यूज़ का हमें आइडिया नहीं है। डाटा समराइज हो चुका है, मीनिंगफुल हो चुका है, लेकिन ये अपनी एक्चुअल वैल्यूज़ को ख़त्म कर चुका है, एक्चुअल वैल्यूज़ को पता नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाया, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। डाटा को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है थ्रू स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। जी, अब इसको बनाते कैसे हैं स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को? इसको बनाने का मेथड कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। कि हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इस तरह से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसी के बिल्कुल साथ हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया करते हैं। डन? Okay, sir. Yes, sir. ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है इसे कहा जाता है स्टेम, और ये जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है इसे कहा जाता है लीफ। स्टेम एंड लीफ, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेम और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाता है लीफ। अब डाटा लेते हैं, ये रॉ डाटा से भी बन सकता है, ये एग्रीगेटेड डाटा से भी बन सकता है। एग्रीगेटेड भी मतलब अरे ऑफ डाटा, या Yes, sir. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से। ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं बन सकता,
स्टेम एंड लीफ के लिए एक्चुअल वैल्यूज का होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज मौजूद होनी चाहिए। अब हम लोगों ने जो रॉ डाटा की सबसे फर्स्ट में एग्जांपल ली थी ना, हम उसी से स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बना लेते हैं, और वो डाटा हमारे पास इस तरह से था, ये वाला डाटा हमारे पास था। यस जी सर। ऐसे ही था ना। अब जैसे ही हमने इसको फ्रीक्वेंसी ग्रुप टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया था, हमने क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज बनाई थी, फ्रीक्वेंसीज का हमें पता चल गया था, लेकिन यहाँ पर अब हमें ये नहीं पता चला था एक्चुअल वैल्यूज क्या हैं। तो इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करना है हम लोगों ने, तो हमने स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले की तरफ जाना है। तो स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने डाटा में सबसे स्मॉलर वैल्यू को चूज करें कि हमारे डाटा में सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। तो हमारे डाटा में सबसे स्मॉलर वैल्यू मिनिमम वैल्यू 4, और हमारे डाटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 47. 47। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद बेटा जब आप स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाते हैं ना, तो डाटा एक स्पेसिफिक रेंज में होता है, या तो सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, ये सारे 3 डिजिट नंबर्स होते हैं, इस तरह से। तो डाटा एक स्पेसिफिक रेंज में होता है। और दूसरी बात, आपको स्टेम एंड लीफ बनाने का नहीं कहेगा, आपको स्टेम एंड लीफ बनी बनाई मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टेम एंड लीफ को बनाते कैसे हैं। आपको स्टेम एंड लीफ बनी बनाई मिलेगी। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में आपने अब इस 4 को अगर मैं 04 लिख दूं तो किसी को कोई एतराज तो नहीं है ना? फिर भी रहेगा तो 4 ही ना। यस सर। यस ऐसा ही है। अब ये 2 डिजिट नंबर है, तो इसकी राइट हैंड साइड वाले नंबर को यूनिट और लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को 10th कहा जाता है। क्लियर? यस। तो बेटा ये यूनिट प्लेस के जितने भी नंबर्स होते हैं ना, यूनिट प्लेस आपके डाटा में मौजूद यूनिट प्लेस के सारे नंबर्स ये पार्ट ऑफ लीफ बन जाते हैं, ये लीफ के तौर पे चले जाएंगे। और 10th प्लेस, अब ये 10th प्लेस, और अगर चाहे इसके साथ 100 प्लेस भी होता कि इसके साथ 101 और यहाँ पे 247 कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये 100 प्लेस भी हो जाता तो भी लीफ में सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस जाएगा। मतलब आपके डिजिट का जो राइट हैंड साइड वाला, आपके किसी भी नंबर का जो राइट हैंड साइड वाला डिजिट होगा वो लीफ में जाएगा, और उसके अलावा जितने नंबर होंगे वो पार्ट ऑफ स्टेम बन जाते हैं, ये पार्ट ऑफ स्टेम बन जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस। अच्छा, अब आपने स्मॉलर वैल्यू का स्टेम देखना है, कितना है स्मॉलर वैल्यू का स्टेम कितना है? 4. 0 0 स्टेम की बात की है। स्मॉलर वैल्यू 4, उसका स्टेम 0 है। अगर ये सिंगल डिजिट हो तो 0 स्टेम कंसीडर होता है। और ग्रेटर वैल्यू का स्टेम कितना है? 4 4। तो 0 से 4 तक नॉन स्टॉप सारे के सारे नंबर्स आपने स्टेम में जाके लिख देने हैं। स्टेम में जाकर 0 से लेकर 4 तक सारे के सारे नंबर्स आप लिख देंगे। 0 1 2 3 4। जी स्टेम कंप्लीट हो गया जी बेटा, यहाँ Yes, तक sir. क्लियर है? अब आप अपने डाटा में गए और इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास? फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास? 4 अच्छा, कसम खुदा की ना, मैंने कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं कर लिया आप लोगों से कि आपके डाटा की फर्स्ट वैल्यू क्या है। 4. आप तो ऐसे परेशान हो गए जैसे मैंने आपसे कोई आपकी एज पूछ ली हो और आप कंफ्यूज हो गए, ओहो अब कौन से वाली बताऊं। आपके डाटा में फर्स्ट वैल्यू कौन सी आ रही है? 30. 30 30 का स्टेम क्या है?
3 3। तो आपने 30 अगर लिखना हो तो 30 के लिए आप 3 के स्टेम में जाएंगे और 3 के स्टेम, अब 30 का लीफ क्या है 0 0, तो लीफ में आकर यहाँ पर 0 लिख दो, तो ये आप अपनी फर्स्ट वैल्यू लिख चुके हो। डन। Yes, sir. यस सर उसके Yes, बाद sir. नेक्स्ट वैल्यू बताएं 23। Yes, 23 sir. तो 23 कौन से स्टेम में जाएगी 2. 2 तो 2 2, वाले 23 का जो लीफ है वो 3, तो लीफ में आके सिर्फ 3 लिखेंगे 2 नहीं। उसके बाद वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 23 के बाद 29। 29. यस तो Yes, sir. 9 आ 29 के लिए जाएगा भी इसी स्टेम 2 है, तो यहाँ पर आकर हम लोग 2 9 लिख 9 देंगे। आ जाएगा। इसके बाद वैल्यू 40 थी तो 40 के लिए यहाँ 0 लिख देंगे, फिर 47 है तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे। अब ये 2-4 वैल्यूज आप लोग देख लेना कौन कौन सी हैं। ये 47 तक हमने लिख लिया है। फिर 28, 16, 33, 12 याद रखना। 20 के लिए स्टेम 2, तो यहाँ पर आकर 0। अब 8 के लिए स्टेम 0, तो 0 के सामने यहाँ पर आकर 8 जी 28। फिर क्या वैल्यू थी 16 16. 16 के लिए 1 स्टेम, तो 1 स्टेम के साथ यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर 33 33. 33 के लिए यहाँ पर 3 आ गया 3 के स्टेम के सामने। फिर 12 12. पक्की बात है ना, तो यस सर Yes, sir. 1 स्टेम के साथ यहाँ पे 12 लिख दिया हमने जी। नेक्स्ट 4, 30, 47, 41, 8 4 30 47 जी। नेक्स्ट 41 41 एंड 8 तो 8 30 यहाँ पर आ गया। 30. हाँ जी। उसके बाद 30, 23, 12, 15, 33 30, 23, 12 12 12. जी। नेक्स्ट 15 15 जी सर 15 फिर 33 33. 33 40. 40 35. 35 27. 27 कहाँ तक लिखवा दिया 16 27। उसके बाद 16 12 ये 16 12 नेक्स्ट 30 30 हाँ जी। नेक्स्ट 4 4 8 8 जी 20 20 35 35 हो गई कंप्लीट। यस सर ओके ओके Yes, sir. तो ये हमारे पास बन गया स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। अब देखें रॉ डाटा को अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। रॉ डाटा की अरेंजमेंट बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर स्टेम एंड लीफ रॉ डाटा से बना लें और अब अगर अरेंज करना चाहें ना, अब इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि अब अगर आपने अरेंजमेंट करनी है तो सिर्फ 0 स्टेम वालों की अरेंजमेंट करें, फिर 1 स्टेम वालों की अरेंजमेंट करें, तो ये ज़्यादा ईजी है आपके लिए, क्योंकि आधी से ज़्यादा अरेंजमेंट आप कर चुके हैं। तो अब अगर इसकी अरेंजमेंट करना चाहें तो सिर्फ ये देखें, ये अरेंज हो गई है। आप देखें अरेंजमेंट की फॉर्म में आ गया है 4 4 8 8 8 हो गया अरेंजमेंट की जी फॉर्म सर में। इसके जी बाद सर अगर आपने अरेंजमेंट करनी है तो सिर्फ ये इसकी अरेंजमेंट हो गई है। ये 2 2 2 5 6 6
अरेंजमेंट ओके? यस सर। अच्छा, इसके बाद जीरो जीरो 3 3 7 9, 9। ये इसकी अरेंजमेंट हो गई है। जीरो 3 3 5 5, ये भी अरेंज हो गया। जीरो 1 7 7, तो ये है आपके पास कंप्लीट स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। ओके, ओके सर। अब हमने इनकी वैल्यूज को रीड कैसे करना होता है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि बेटा ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने बता देना है कि सर ये 7 लिखा हुआ है। ऐसे ही है? यस सर। तो आपने ये नहीं बताना, क्योंकि ये 7 नहीं लिखा हुआ। आपने हर लीफ के साथ उसके स्टेम को अटैच करना है, और वो भी उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर। मतलब ये नहीं कि 72, यूं नहीं। आपने 7 को राइट हैंड साइड पे और 2 इससे पहले, तो आपने कहना है कि ये 27 लिखा हुआ है। डन? ओके सर। तो ये क्या वैल्यू लिखी हुई है? 30। ये क्या वैल्यू लिखी हुई है? 12। ये क्या वैल्यू लिखी हुई है? 8। ये क्या वैल्यू है? 35। इसे क्या पढ़ेंगे? 47 40 से। शाबाश। तो बेटा ये वैल्यूज इस तरह से हम लोग स्टेम एंड लीफ में पढ़ा करते हैं। समझ आ गई है सब लोगों को स्टेम एंड लीफ?